कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है अना की डोर, राइटर अम्बरीन अब्दाल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। कुछ फ़ैसले, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन हम इन्हें खुद ठुकरा देते हैं। तो अब ये खलिश क्यों? वह आसमान पे चमकते सितारों की छाँव में खड़ी क्यों पर आकर अटकी थी? मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैं इसे क्यों सोच रही हूँ? वो गहरा सांस लेकर धीरे धीरे चलती सहन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर अपने सर को कुर्सी की पुश्त पे टिकाकर सियाह चादर ओढ़े आसमान को देखने लगी थी। ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं थी जो वो भूल जाती। आज भी इसे वो वक्त पूरी जुज़ियात के साथ याद था जब सबीन आपी का रिश्ता देखने के लिए वो लोग उनके घर आने वाले थे। और उस दिन मदीहा बेगम घबराई हुई थी। हर चीज़ परफेक्ट और साफ़ सुथरी थी, लेकिन फिर भी इन्हें कहीं न कहीं अनदेखी धूल या गर्द नज़र आ जाती और बिरका की कमबख्ती आ जाती। कितनी बार कहा है ठीक से काम किया करो, देखो यहाँ इस डेकोरेशन पीस के पास कितनी गर्द है। उन्होंने छोटी बेटी को घूरते हुए कहा, कसम से अम्मी आप भी ना। बिरका ने नाराज़ी से ऐसे मुंह फुलाते हुए साफ हिस्से को एक बार फिर अपने हाथ में पकड़े कपड़े से साफ किया। पलट कर माँ की तरफ देखा। अब ठीक है? उसने माँ से तायद चाही। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो टीवी लाउंज में दाखिल होते रहमान साहब की तरफ मुतवज्जा हो गई। बेकरी से सामान ख़रीद कर लाए थे। मैं तो कह रहा था कि हम सीधा इन्हें खाने पे इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। चीज़ों की शॉप पर मदीहा बेगम के हाथ में थमाते हुए रहमान साहब ने कहा और ख़ुद सोफे पे बैठकर सबीन से पानी का गिलास मांग कर अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, जहाँ उनके दोस्त की कॉल आ रही थी, जिनके तवस्सुत से आज वो लोग सबीन को देखने के लिए उनके घर आ रहे थे। सबीन ने रहमान साहब को पानी का गिलास दिया और ख़ुद जल्दी से सामने वाले कमरे में घुस गई थी। वो लोग रिश्ता देखने के लिए आ चुके थे। अब ड्राइंग रूम में बैठे बातों में मशगूल थे कि जब मिसेस कामिल ने सबीन को बुलाने की बात की। मैं भी सबीन को बुलाती हूँ, मदीहा बेगम कहकर अपनी जगह से उठी तो उनके साथ ही मिसेस कामिल भी उठकर खड़ी हुई। साथ अपनी बेटी सना को भी उठने का इशारा किया। हम आपके साथ ही सबीन के कमरे तक चलते हैं, असल में बच्ची पहली बार हमसे मिलेगी तो कामिल और शुजा की मौजूदगी में घबराहट का शिकार हो जाएगी, तो इसलिए। सबा बेगम ने मतानत भरे लहजे में कहा। मदीहा बेगम की आंखों में हैरानी दर आई। उन्होंने इजाज़त तलब नज़रों से रहमान साहब की तरफ देखा था। भाभी ठीक कह रही हैं, तुम इनको सबीन के कमरे में ले जाओ, रहमान साहब ने कहा। मदीहा बेगम ने अपने दाएं हाथ को आगे की सिमत बढ़ाकर सबा बेगम और सना को अपने साथ आने का इशारा किया। सबा बेगम सबीन से मिली, इससे चंद बातें की। दिलचस्पी से सना के साथ बातें करते बिरका को देखने लगी, जो इस वक्त सना को अपने कॉलेज में लास्ट वीक होने वाले फ़न फेयर के बारे में बता रही थी। रिश्ते के लिए आने वाले मेहमान हंसी खुशी अपने घर लौट गए थे। इनके जाने के बाद मदीहा और रहमान साहब चाय पीने के साथ साथ उनकी बातें करने में मसरूफ़ हो गए थे। मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे। ख़ानदानी, पढ़े लिखे लोग हैं, तहजीब और रख रखाव वाले भी। अच्छी फैमिली है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब कर रहा है। सच कहूँ तो मुझे तो शुजा का रिश्ता अपनी सबीन के लिए दिलो जान से कबूल है। बाकी उन लोगों पर है, इन्हें हमारा घर, हमारी सबीन कैसी लगी। ठीक कह रही हो, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मैं ज़रा सादत साहब की अयादत के लिए उनके घर जा रहा हूँ। रहमान साहब हाथ में चाय के कप को ट्रे में रखते हुए खड़े हो गए। उन लोगों को सबीन बहुत अच्छी लगी थी। रजामंदी के फ़ोन के साथ कामिल साहब और उनकी फैमिली ने अब रहमान साहब और मदीहा बेगम को अपने घर आने का पैगाम दिया था। यूँ इस इतवार रहमान साहब अपने दोस्त जमील और शरीक हयात मदीहा के साथ कामिल साहब के घर आए थे। वो पहले भी एक बार शुजा से अपने घर में मिल चुके थे, लेकिन एक बार फिर मिलकर रहमान साहब और मदीहा बेगम को बहुत अच्छा लगा था। हम आप लोगों को जल्दी सोचकर जवाब देते हैं। रहमान साहब ने फौरी हाँ करने के बजाय उनसे टाइम मांगा था। जितना सोचना है सोच लें, जो भी तहकीकात करवानी है वो भी करवा लें, लेकिन बस इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जवाब हाँ में ही होना चाहिए। कामिल साहब ने हंसते मान भरे लहजे में कहा। यूँ घर आने के 3 दिन के बाद बाकायदा तौर पर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और आने वाले इतवार को कामिल साहब अपनी फैमिली के हमरा बाकायदा मंगनी की रस्म अदा करने उनके घर तशरीफ़ ले आए थे। और इस बार उनके साथ छोटा बेटा जहांगीर भी था। जहांगीर पिछले चंद दिनों से अपने इंटरव्यू के सिलसिले में कराची में था। सबा बेगम ने सबीन की उंगली में अंगूठी पहनाई और 10,000 उसके हाथ पे रख कर कई नोट सबीन के सर से वार कर सदका करके सबीन को अपने साथ लगा लिया था। फिर उसी रोज़ शादी की तारीख तय करने के साथ सबा बेगम ने अचानक ही बिरका के रिश्ते की बात भी कर डाली। जी? मदीहा बेगम ने हैरानी से मुस्कुराती सबा बेगम की तरफ देखा। अब मैं क्या करूं?
مجھے آپ کی دونوں بیٹیاں اتنی اچھی لگی ہیں کہ دل چاہ رہا ہے دونوں کو ہی اپنے گھر لے جاؤں۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، آپ لوگ بیٹی کے والدین ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں۔ صبا بیگم نے متانت بھرے لہجے میں کہا، ابھی تو بڑی بیٹی کی منگنی کی رسم ہونے کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی کر دی۔ ایسے میں ان لوگوں کی نئی بات مدیحہ بیگم اور رحمان صاحب کو اچھا خاصا سٹپٹانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ ابھی تو برقع پڑ رہی ہے، تھرڈ ایئر میں، اس کے بارے میں ہم نے ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا۔ رحمان صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا، چلیں ٹھیک ہے، جب بھی آپ اس کے بارے میں سوچیں ہمارے بیٹے کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ کامل صاحب نے کہتے ہوئے پاس بیٹھے جہانگیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت پہلو بدل رہا تھا۔ جی ضرور، رحمان صاحب نے کہا، اور پھر وہ شادی میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ مدیحہ بیگم نے صبا بیگم کی بات کا جواب دیتے کنکھیوں سے سامنے بیٹھے جہانگیر کی طرف دیکھا، جو شکل و صورت اور پڑھائی کے لحاظ سے شجاع سے بھی آگے تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد یہ بات مدیحہ بیگم نے رحمان صاحب سے بھی کر ڈالی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اتنے پریشان ہیں، پھر بھی اچھے معقول رشتے ملنا تو جیسے عذاب بن گیا۔ ہماری بیٹیوں کے گھر بیٹھے اتنے اچھے رشتے آ رہے ہیں، بلا وجہ انکار کرنا تو کفران نعمت ہوگا۔ مطلب؟ رحمان صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی شریک حیات کی طرف دیکھا۔ مطلب ہمیں جہانگیر کے رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں نا، جہاں ہم ایک بیٹی کو بیاہ رہے ہیں وہیں سے گھر میں دوسری بیٹی کو بھی بیاہنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا ہے نا، ہماری دونوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں جائیں گی اور ہمیں بھی زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی، پرجوش انداز میں کہتے ہوئے مدیحہ بیگم نے رحمان صاحب کی جانب دیکھا۔ لیکن میں نے برقع کے لیے عادل کے بارے میں سوچا ہوا ہے، بھائی صاحب ایک بار خود بھی مجھ سے بات کر چکے ہیں اس کے لیے۔ رحیم بھائی نے ایک بار بات کرنے کے بعد دوبارہ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، اور ویسے بھی یہ بات انہوں نے تب کی تھی جب وہ 9th کلاس میں تھی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ کے بھائی کے گھر سے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ اتنے سالوں میں ایک بار تو فریحہ بھابھی بات کرتی نا، مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اسی لیے ایسی کسی بات کے پیچھے ایسے اچھے رشتے کو انکار کرنا نری حماقت ہے۔ مدیحہ بیگم اور رحمان صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ پہلے ہم سبین کی شادی کر لیں، تھوڑا ایک دوسرے کو جان لیں، اگر قسمت میں ہوا تو دوسرا رشتہ بھی یہیں ہو جائے گا، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ رحمان صاحب نے اخبار لپیٹنے کے ساتھ ساتھ بات کو بھی سمیٹا تھا۔ اور پھر سبین کی شادی کی تیاریوں کے دوران مدیحہ بیگم نے صبا بیگم اور ثنا کو ہر لحاظ سے اچھا پایا۔ ایک بار پھر وہ رحمان صاحب کے سامنے آ بیٹھی تھی، اتنے اچھے سسرال والے ہماری بیٹیوں کو اور نہیں مل سکتے، آپ بس ان لوگوں سے کہہ دیں ہمیں جہانگیر کا رشتہ منظور ہے۔ مدیحہ بیگم نے ضدی انداز میں کہا، لیکن بھائی صاحب، رحمان صاحب نے کچھ کہنا چاہا، وہ لوگ ہم سے رشتہ مانگ نہیں رہے، ہم لوگ ان کے انتظار میں اتنے اچھے رشتے کو انکار نہیں کر سکتے، یہ نہ ہو کل کو ہمیں پچھتانا پڑے۔ آپ بس کامل بھائی سے بات کریں، سبین اور شجاع کی مہندی والے دن ہم برقع اور جہانگیر کی منگنی کی رسم ادا کریں گے۔ مدیحہ بیگم تو جیسے ساری پلاننگ کیے بیٹھی تھی، اور پھر ان کی ضد کرنے پر ہی رحمان صاحب کو کامل صاحب کو کال کرنی پڑی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے انہیں جہانگیر کے رشتے کی ہاں کر دی۔ ہمیں اپنی برقع کے لیے جہانگیر پسند ہے، رحمان صاحب نے کہا تو مدیحہ بیگم کے لبوں پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں ابھی سبین اور برقع کو خوشخبری سنا کر آتی ہوں، مدیحہ بیگم نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی بھائی صاحب کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہم نے برقع کا رشتہ بھی طے کر دیا، رحمان صاحب نے کہا اور اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ اس کا رشتہ طے کر دیا؟ رحیم صاحب کی حیرانی بھری آواز نے رحمان صاحب کو لمحے بھر کے لیے سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سبین کے دیور کے ساتھ؟ رحمان صاحب نے اٹکتے ہوئے کہا، برقع کے لیے میں نے عادل کی بات کی ہوئی تھی رحمان، اور یہ بات میری کیا اماں کی بات تھی، تم اس بات کو کیسے بھول سکتے ہو؟ رحیم صاحب کی ناراضی بھری آواز ان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اماں کی بات تھی، لیکن آپ نے ایک بار بات کرنے کے علاوہ پھر کبھی اس رشتے کا ذکر تک نہیں کیا، تو مجھے لگا کہ شاید آپ کا ارادہ بدل گیا ہے۔ رحمان صاحب نے بودھی سی توجہ پیش کی۔ ارادہ؟ ایسے کیسے ارادہ بدل گیا؟ بات تو طے تھی، چلو اگر تمہارے ذہن میں ایسی کوئی بات آئی بھی تھی تو ایک بار رشتہ طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا تو تمہارا فرض بنتا تھا۔ اگر میں تمہیں انکار کرتا تمہارا حق بنتا تھا کہ اس کا رشتہ کہیں بھی طے کر دیتے۔ ابھی تو عادل پڑھ رہا ہے، برقع بھی پڑھ رہی ہے، ایسے میں رشتے کی بات کرنا مجھے تو کہیں سے مناسب نہیں لگا۔ میں تو مناسب وقت کے انتظار میں تھا کہ بچے اپنی اسٹڈی مکمل کر لیں، اس کے بعد ہی۔ رحیم صاحب نے متاسفانہ انداز میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تھا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہیں، لیکن اب تو ہم نے وہاں ہاں کر دی، اب ہاں کرنے کے بعد انکار کرنا کچھ مناسب نہیں لگے گا۔ سبین کے سسرال کا بھی معاملہ ہے نا، ایسا نہ ہو اب کوئی بدمزگی ہو جائے، رحمان صاحب نے شرمندگی بھرے انداز میں کہا۔
رحیم صاحب نے کچھ بھی کہے بنا کال منقطع کر دی تھی۔ جانے کیوں کال کے بند ہونے کے بعد رحمان صاحب کو ایک دم اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا سا ہونے لگا تھا۔ جب برکھا کا خاندان میں جوڑ موجود تھا تو پھر اس کا خاندان سے باہر رشتہ طے کرنے کی کیا تک تھی؟ اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ رحمان صاحب نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتی مدیحہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئے، جو ان سے شاپنگ پہ جانے کے لیے مزید پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ رحمان صاحب نے کچھ بھی کہے بنا اپنی جیب سے والٹ نکالا اور 5-5 ہزار کے کچھ نوٹ مدیحہ بیگم کی ہتھیلی پہ سجا دیے۔ ہم لوگ جلدی آنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے آپ گھر سے مت نکل جائیے گا، مدیحہ بیگم نے کہتے ہوئے پیسوں کو اپنے پرس میں رکھا۔ مدیحہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے برکھا کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی تو نہیں کر دی۔ انہوں نے اپنے دل میں چھپی پریشانی کو عیاں کیے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ضرور رحیم بھائی نے آپ سے کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا، ورنہ تو آپ تم لوگوں کی سوچ کبھی نہیں بدل سکتی۔ عام سی بات کو مشکوک سمجھ کر سامنے والے کا منہ بند کروانا خوب آتا ہے۔ رحمان صاحب نے غصے سے مدیحہ بیگم کو گھورا تو وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم ہو کہ یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ سبین نے اسٹور کا دروازہ کھول کر کونے میں بیٹھ کر پڑھتی برکھا کے قریب آتے ہوئے کہا اور جھک کر اس کے ہاتھ سے فزکس کے نوٹس لے لیے۔ آپ ہی مجھے تیاری کرنی ہے، اس نے ناک چڑھا کر کہا، اور مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ کتنا مزہ آئے گا، ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی۔ سبین نے اس کے قریب چٹائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جانے کیوں برکھا پریشان تھی، اسی لیے وہ یہاں اسٹور میں آ بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ کیا تم عادل کے ساتھ؟ نہیں آپی، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ جو امی بابا کو ٹھیک لگا مجھے بھی وہی ٹھیک لگا۔ لیکن برکھا نے سبین کے چہرے سے اپنی نظروں کو ہٹایا اور سر کو جھکا کر اپنی ہتھیلی کو انگوٹھے سے مسلنے لگی تھی۔ لیکن کیا؟ مجھے جہانگیر بہت سخت مزاج سا لگا۔ اس دن وہ آنٹی صبا کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا نا، آپ سے ملنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا تھا وہ کیسے خاموش اور سیریس سا بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ مسکرانا جانتا ہی نہیں۔ برکھا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جھلملائی تھی، تو وہیں سبین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پاگل، سبین نے کہتے ہوئے ہلکی سی چپت برکھا کے سر پر لگائی۔ ایک تو وہ انجان لوگ ہیں، دوسرے پہلی بار ہمارے گھر آیا تھا تو کیا باتیں کرتا۔ ہاں، اگر ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو شاید اس سے گپ شپ لگا لیتا۔ بابا سے کتنی باتیں اور کیا باتیں کرتا۔ تم خواہ اپنے دل میں وہم نہیں پالو، اچھا گمان رکھو، اور مجھے تو لگتا ہے سب اچھا ہو ہی گیا ہے۔ میں اور تم ہمیشہ ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہیں گی، اور اس سے اچھا بھلا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ سبین نے یہ کہتے ہوئے بہن کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنایا تھا۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سے اچھی بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ برکھا نے کہتے ہوئے اپنے سر کو زور زور سے اس بات میں ہلایا اور خود بھی سبین کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اور پھر سبین کی بارات والے دن برکھا اور جہانگیر کا بھی نکاح کر دیا گیا اور رخصتی کو اس کی گریجویشن تک ملتوی کیا گیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے برکھا نے سر کو اٹھا کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے تایا کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پہ ناراضی، غصہ، افسوس، غرض یہ کہ ایسی کئی کیفیات بیک وقت سجی ہوئی تھیں۔ اس کی نظر تایا کے چہرے سے ہٹ کر ان کے ساتھ کھڑے عادل پر پڑی، جو وہ اس لمحے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکن برکھا اس کے چہرے پر بکھرے تاثرات چاہ کر بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، گلہ تھا، یا پھر اس نے گھبرا کر اپنا سر نیچے کیا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ نکاح کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے جہانگیر کے ہمراہ سٹیج پر بٹھایا گیا۔ بس اسی تھوڑی دیر میں برکھا نے کتنی بار جہانگیر کی طرف سے کسی شوخ جملے یا کسی بے قراری بھری حرکت کا انتظار کیا، لیکن اس کا یہ انتظار لا حاصل ہی رہا۔ ٹھوس سے انداز میں بیٹھا جہانگیر چہرے پہ جہاں بھر کی بیزاری سجائے بیٹھا تھا، اور جس وقت اسے جہانگیر کے پہلو سے اٹھانے کے لیے صبا بیگم آگے بڑھیں تو خاموش بیٹھے جہانگیر کے لب کھلے تھے۔ اکلوتے بھائی کی شادی انجوائے کرنے کے بجائے آپ نے مجھے یہاں باندھ کر بٹھا دیا۔ جہانگیر نے سٹیج سے اٹھتے ہوئے ماں سے شکوہ کیا۔ ہاں تو اب کر لو انجوائے، تمہیں کون انجوائے کرنے سے روک رہا ہے؟ صبا بیگم نے ہنستے ہوئے کہا اور برکھا کو محبت سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر اگلے دن ولیمے پر بھی برکھا کو دیکھ کر جہانگیر نے کچھ خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ اس کے اس انداز کو دیکھ کر برکھا مدیحہ بیگم کے عقب میں ایسی چھپی، پھر ماں کے دوپٹے کے پلو کو پکڑ کر ان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ ایک دو بار اس نے کنکھیوں سے خود سے کچھ فاصلے پر کھڑے جہانگیر کو دیکھا۔ اس نے جہانگیر کو فون کی اسکرین کی طرف متوجہ ہی پایا تھا۔ جہانگیر کا یوں نظر انداز کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی گلاب کی مانند کھلی برکھا کو مرجھانے پر مجبور کر گیا تھا۔
जाने क्यों इसका धड़कता हुआ दिल हौले हौले लरजने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, सना अपने कामदार दुपट्टे को संभालती उसके करीब चली आई थी और ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले जाकर अपने मेहमानों से इसका तारुफ करवाने लगी। होने वाले ससुराल वालों की तरफ से मिलने वाली तवज्जो, बिरका का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिला था। सबीन और शुजा के वलीमे की तकरीब शानदार रही थी और सबीन इसके साथ मुकलावे के लिए घर आ गई थी। सबीन के चेहरे की चमक और लबों की नकरी हंसी बता रही थी कि वो कितनी खुश है। और जिस वक्त ये बात इसने मदीहा बेगम को बतलाई थी तो इन्हें सबीन के साथ साथ बरका का निकाह भी इस घर में कर देने का फ़ैसला 100% ठीक लगा था। जब एक बेटी इतनी खुश है तो दूसरी बेटी कैसे खुश नहीं रह पाएगी, और ये ख्याल मदीहा बेगम की तमानियत के लिए काफ़ी था। और इस बात का इजहार उन्होंने सबीन से भी किया। देखे थे अपने ताया और उनकी फैमिली के चेहरे, कैसे कभी हैरानी से अपनी उंगलियों को दांतों तले दाब रहे थे तो कभी गुस्से से बल खाकर तुम्हारे बाबा की तरफ देख रहे थे। शुक्र है अल्लाह ने ठीक वक्त पे मेरी दोनों बेटियों के नसीब खोल दिए। तुम्हारी ताई तो मुझे हमेशा से अच्छी नहीं लगती थी। सारी ज़िंदगी नाटक कर करके तुम्हारी दादी का दिल अपनी तरफ रखा, हमेशा अपनी हरकतों से मुझे पीछे रखा। मदीहा बेगम के लहजे में माजी की तपिश थी। बिरका ने हैरानी से माँ को देखकर अपनी नज़रों का रुख सबीन की तरफ मोड़ा। सबीन ने नज़रों ही नज़रों में से चुप रहने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, खामोश बैठी बिरका खामोश नहीं रह सकी। ताई ने तो कभी भी अम्मी के साथ मुकाबलेबाजी नहीं की आपी। मुकाबला तो हमेशा से अम्मी ने उनसे किया, उनके सुघड़ापे से किया, उनके सलीका मंदी से किया। ताई जान रिश्ते निभाने में हमेशा से अम्मी से आगे रहीं, और यही बात दादी के दिल में उनके लिए मोहब्बत और अम्मी के दिल में उनके लिए हसद को जगह देती रही। वो वही बोल रही थी जो बचपन से देखती आई थी, और ये कौन सा बरसों पुरानी बात थी। दादी के मरने के बाद घर भी अलग हो गए थे, और ये ज़िद भी तो मदीहा बेगम की ही थी। 2 बेटियों की माँ होना इन्हें अपनी जिठानी के सामने बौना सा महसूस करवाता था, वो भी इस सूरत में जब वो 3 बेटों की माँ का लक़ब अपने नाम के साथ लगाए हुए थी। अच्छा ना, तुम छोड़ो इन बातों को, सबीन ने ख्यालों में खोई हुई बिरका के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। लेकिन आपी, अनदेखी सी नमी ने उसकी आंखों में जगह बनाई। ये सास बहू देवरानी जिठानी के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। बिरका, तुम इनकी बात पे उदास हो रही हो। कहते हैं शादी के बाद बहन भाई भी ऐसे ही हो जाते हैं, जब सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। थोड़ी सी खुदगर्जी मिजाज में खुद ब खुद दर आती है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, हम ऐसी रिवायती जिठानी देवरानी नहीं बनेंगे। सबीन ने उंगली उठाकर बिरका को वार्न किया तो बिरका के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हाय हाय, शर्म आ रही है, सबीन ने कहते कि आगे खिसक कर बिरका को गुदगुदी की, और फिर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। और इसी खिलखिलाहट के बीच सबीन बिरका के कान में घुसी इसे जहांगीर के नाम से छेड़ने लगी और उससे जहांगीर की बात करने लगी। मुकलावे से जाने से पहले सबीन ने जहांगीर के नंबर को बिरका के फ़ोन में महफूज कर दिया। मुझे ज़रूरत नहीं है। जी जी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस एक बार जहांगीर की कॉल या फिर मैसेज आने की देर है, फिर पूछूंगी ज़रूरत है या नहीं। वैसे भी मैं ये नंबर इसलिए दे रही हूँ कि जब जहांगीर की कॉल आए तो तुम अनजान नंबर समझकर कॉल अटेंड ही ना करो, और वो बेचारा पहचाना पहचाना कहकर मैसेज ही ना करता रहे। सबीन ने आंखें मटकाते हुए कहा तो बिरका आप ही कहकर रुख ही मोड़ गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लाशऊरी तौर पर कई दिन तक जहांगीर के मैसेज या फिर कॉल का इंतज़ार करती रही। उसने कॉल तो दूर से कभी मैसेज तक नहीं किया था, और बिरका ये बात सबीन से शेयर किए बिना रह नहीं सकी। वो जहांगीर बिज़ी होता है ना, तो शायद इसलिए। अगले ही लम्हे से अपनी दलील बड़ी बोधी से महसूस हुई। शायद जहांगीर को शादी से पहले बातें करना पसंद नहीं है, संजीदा तबीयत का है, इसलिए उसने कॉल नहीं की होगी। वैसे तो वो अक्सर ही मुझसे तुम्हारे बारे में पूछता रहता है, तुम्हारी बातें भी करता है। सबीन ने बिरका को बताया था। अब जाने ये बात सच थी या फिर झूठ, बिरका ने गौर नहीं किया था, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ था कि इसने जहांगीर से अपना ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई की तरफ कर लिया। जब जहांगीर कोई परवाह नहीं थी तो फिर वो क्या करती। हाँ, कभी कभार अपने दोस्तों के बीच बैठकर उसी बात शिद्दत से महसूस हुआ करती थी। अपने मंगेतरों की बातें करती, उनकी बेताबियों के किस्से सुनाती। ऐसे में कुछ देर के लिए सही बिरका को अपनी कम मायगी का एहसास सताने लगता। निकाह के बाद एक भी बात, एक भी बेताबी को नहीं पा सकी थी। वो घबरा जाती और अपने चेहरे को किताब में छुपा लिया करती। वो नहीं चाहती थी कि इसकी सहेलियां इससे जहांगीर के बारे में इस्तफसार करें और बदले में इसके पास सुनाने को एक भी बात ना हो। वो कभी अपने चेहरे को किताब में छुपाती, कोई बहाना बनाकर उठ जाती कि इसे यही बेहतर लगता था, और वो यही करती थी। अभी सबीन की शादी को 2 माह हुए थे जब सबीन माँ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद किए जाने कौन से राजो न्याज करने में मसरूफ़ थी।
बाहर लाउंज में गुस्से से टहलती बिरका के सब्र का पैमाना जैसे लबरेज हो गया। इसने ज़ोर ज़ोर से माँ के कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ा डाला। क्या मसला है तुम्हें? सबीन ने दरवाज़ा खोल कर खफगी से देखा। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मसला है जो आप दोनों यूँ दरवाज़ा लॉक किए बातें कर रही हैं? पहले सबीन फिर मदीहा बेगम की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर फिक्रमंदी थी, अंदेशे थे। इसी लम्हे मदीहा बेगम ने बिरका की तरफ देखा जो उनकी जानिब देख रही थी। कोई बात नहीं है, मैं वैसी अम्मी से बातें कर रही थी। ऐसी कौन सी बातें जो मेरे सामने नहीं हो सकती? अम्मी ये कब बड़ी होगी? सबीन ने अपने लहजे में बशाशत भरते हुए खामोश बैठी मदीहा बेगम को मुखातिब किया। मदीहा बेगम ने गहरा सांस लेकर मुस्कुराने की कोशिश की थी। बड़े होने में साल कब दरकार होते हैं? एक लड़की तो कभी कभार लम्हों में बड़ी हो जाया करती है। नटखट शरारतें करती लड़की कब समझदारी के सबक सिखलाने लगती है, ये तो इसे खुद भी नहीं पता चलता। जाने क्यों मदीहा बेगम को ये ख्याल बेचैन कर गया, बेकल कर गया था। और ये बेचैनी बेकली ही तो थी। सबीन के ससुराल वापस जाने के बाद मदीहा बेगम इसे काल मिला बैठी थी। ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते सबीन। मदीहा बेगम सिसकी थीं। कुछ भी गलत नहीं होगा अम्मी, मैंने बस आपको ये बात इसलिए बताई है कि आप जहनी तौर पर तैयार हो सकें। क्या मैं तैयार हो सकूं? शादी निगाह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है। कितने लोगों के बीच बैठ कर एजाब कबूल हुआ है। और अब अम्मी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो करना ही पड़ेगा सबीन, वरना रिश्तेदारों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? ख़ास तौर पर तुम्हारे ताया की फैमिली को। इन्हें तो बातें करने का मौका मिल जाएगा ना। अम्मी, बात ताया की फैमिली की नहीं है। हम इस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ लड़की कसूरवार ना होते हुए भी सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहराई जाती है। मैंने इन लोगों से साफ बात कर लिया, फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। सबीन ने माँ को तसल्ली दी। जाने मदीहा बेगम मुतमईन हुई थी या नहीं। उन्होंने कॉल ज़रूर बंद कर दी थी। तुम्हें आंटी को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। बैठ के दूसरी तरफ बैठे शुजा ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को साइड टेबल पर रखते हुए सबीन को देखा। तो क्या करती? सबीन ने शुजा से सवाल किया। थोड़ा वेट कर लेती, हम मामला हैंडल कर लेते। ऐसे आंटी और अंकल को परेशान करना। इससे पहले कि शुजा अपनी बात मुकम्मल करता, सबीन ने टोक दिया। ऐसे मामले ऐसे हैंडल नहीं होते जैसे आप लोगों ने हैंडल किया। सबीन के लहजे में शिकवा दर आया और शुजा मज़ीद कुछ भी नहीं बोल सका। सबीन ने चंद लम्हे उसके बोलने का इंतज़ार किया, फिर अपनी जगह लेट कर करवट बदल डाली। मुझसे क्यों नाराज़ हो रही हो? मैंने क्या किया है? शुजा ने सबीन की सिमत खिसक कर उसके बाजू पे अपने हाथ रखा तो सबीन उठकर बैठ गई और बिना कुछ कहे रोने लग गई। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शुजा ने उसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी तो सूं सूं करती सबीन ने आहिस्ता से सर को इस बात में हिला दिया था। शादी? बिरका ने हैरानी से इस लफ्ज़ को दोहराया और माँ के चेहरे की तरफ देखा। लेकिन अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। आप सब ने कहा था रुखसती 2 साल के बाद होगी, तो अब 8 माह के बाद ही कौन सी आफत आ गई? उसे गुस्सा आ गया था। रुखसती 2 साल के बाद ही करनी थी तो बात एक ही है। मदीहा बेगम ने सब्ज़ी बनाते हौले से कहा, नज़रें उठाकर सामने बैठी बेटी की तरफ देखा। एक बात नहीं है अम्मी, 2 साल के बाद मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद रुखसती थी और अब मेरी पढ़ाई के बीच ही। शादी के बाद पढ़ लेना, तुम्हें कौन सा पढ़ने से कोई मना कर रहा है? उन्होंने कहकर पालक के पत्तों को टोकरी से चुना। ये क्या बात हुई? इन लोगों ने आपसे कहा था, आप फ़ौरन ही रुखसती के लिए तैयार हो गई। आप उनसे कह सकती थी कि हमें अभी बिरका की शादी नहीं करनी। अगर आप इन्हें इनकार नहीं कर सकती तो मैं बाबा से बात कर लेती हूँ। मैं बिरका, माँ की तंबीह भरी आवाज़ ने उसे खामोश करवा दिया। तुम अपने बाबा से कोई बात नहीं करोगी। और जहाँ तक रुखसती की बात है, वो बात उन्होंने नहीं की, मैंने उनसे की है। बार बार इस बात को मत दोहराओ, मैं पहले ही परेशान हूँ। मुझे मज़ीद परेशान मत करो, मदीहा बेगम ने कहते टेबल पर पड़े आलूओं को वापस टोकरी में रखा। क्यों परेशान है? उठकर माँ के करीब आ बैठी। मदीहा ने कुछ लम्हे बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखा, फिर कुछ कहे बिना उठकर किचन में चली गई। मदीहा बेगम तो बिरका को कुछ बता नहीं सकी थी, लेकिन उसे जहांगीर के नाम का उपटन लगाने के बाद सबीन ने सब कुछ उसे बता दिया था, जो वो और मदीहा बेगम पिछले चंद माह से छुपा रही थी। ये आप क्या कह रही हैं आपी? माइयों के सोट में मलबूस सबीन की बात सुनकर बिरका का रंग लहजा भर के लिए जल्द हुआ था। मुझे भी शादी के बाद ही पता चला और मैंने इस बात पे जहांगीर के साथ साथ आंटी और अंकल से भी लड़ाई की। जब उनका बेटा किसी और में इंटरेस्टेड था तो कहीं और शादी करना चाहता था, तो इन्हें तुमसे जहांगीर का निकाह नहीं करवाना चाहिए था। और वो भी तब जब जहांगीर ने बार बार इन लोगों से कहा था कि वो नूर के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता।
बेटे ने अगर बिरादरी से बात शादी कर ली तो रिश्तेदारों में क्या इज्जत बचेगी, इस ख्याल ने आंटी और अंकल को जहांगीर को धमकियां देने पर मजबूर कर दिया था। तो फिर मुझसे जहांगीर ने क्यों निकाह किया? प्रॉपर्टी से आग की धमकी ने जहांगीर से निकाह नामे पर साइन करवा दिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। परसों तुम्हारी शादी, और याद रखना बीवी का दर्जा हर लिहाज से अलग होता है। तुम चाहो तो अपने हुस्न और नज़ाकत से जहांगीर को अपना गर्विदा बना सकती हो, अगर तुम थोड़ी सी। ऐसा नहीं होता आपी। बिरका की आंखों से आंसू टूट कर उसके गालों पर बिखरे थे। उसने एक झटके से अपने शाने पर धरे सबीन के हाथ को झटका और बाएं हाथ की पुश्त से अपने चेहरे पर बिखरे आंसुओं को साफ किया। वो एक बटा हुआ इंसान है और आप मुझे कह रही हैं मैं सब ठीक कर लूँ? मैं कैसे सब ठीक कर सकती हूँ? इसके दिल में मैं नहीं हूँ, कोई और है, और वो कभी मुकम्मल तौर पर मेरा नहीं होगा। अगर जहांगीर के माँ बाप ने इसके साथ गलत किया है तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ गलत किया। अगर जहांगीर के माँ बाप ने धमकी देकर उसे मेरे साथ निकाह पर मजबूर किया तो मेरे माँ बाप भी मुझे इसके साथ सब कुछ जानते बूझते रुखसत करके गलती कर रहे हैं। वो रो रही थी। बिरका मेरी जान। बिरका का यूँ रोना सबीन को तकलीफ़ दे रहा था। वो उसके करीब आई। अम्मी बाबा तो माँ बाप हैं। माँ बाप तो यूं ही बेटियों के मामले में छोटी छोटी बातों से डर जाया करते हैं। आप तो इन्हें समझा सकती थी। ये शादी मेरे लिए उम्र भर का इम्तहान भी तो बन सकती है। आंसू भरी नज़रें अब सबीन के चेहरे पर गड़ी हुई थी। बिरका, ये ज़िंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं जहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो रिमोट का बटन दबाकर बदल दिया जाए। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मेरी जान। ये माशरा, ये लोग तुमसे निकाह टूटने के बारे में सवाल करते हैं और करेंगे। कहने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है बिरका। मैं और अम्मी नहीं चाहते थे कि तुम्हें लोगों के ऐसे सवालात का सामना करना पड़े। सामने अच्छा हो तो बहुत सारे मुंह खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कोई भी इसकी बात को सुनना ही नहीं चाहता था और इसलिए इसने इसके बाद सबीन से कोई बात नहीं की थी, यहाँ तक कि वो रुखसत होकर जहांगीर के हमरा उसके घर, इसके कमरे में, उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। अब दिल का दरवाज़ा बाकी बचा था, जाने वहाँ तक इसकी रसाई मुमकिन भी थी या। उसके हर तरफ सुर्ख गुलाब बिखरे पड़े थे। वो खुद भी इन फूलों के बीच बैठी किसी खिले हुए खूबसूरत गुलाब से कम नहीं लग रही थी। बिरका ने अपने हिनाई हाथों को फैलाया और अपने पास बेड पर पड़ी सुर्ख पत्तियों को उठाकर अपनी हथेली पे सजा लिया। कितनी देर से इन फूलों की पत्तियों को देखे जा रही थी जब एक ख्याल इसके लाशऊर से निकलकर उसके शऊर पे दस्तक देने लगा। उसने अपने हाथ को ज़रा सा मोड़ा। फूलों की पत्तियाँ इसके हाथ की इस जुम्बिश पे नाराज़ होकर वापस बेड पर गिरी थीं। मेहंदी लगाने वाली ने इसके हाथ पे मौजूद मेहंदी की बारीक डिज़ाइन में चुपके से जहांगीर के नाम का पहला हर्फ भी लिखा था। जब आप कल वलीमे पर तैयार होने के लिए आएंगी तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके हस्बैंड ने अपने नाम का लफ्ज़ ढूंढा था या फिर वो हार गए थे। कहते इस लड़की ने हौले से बिरका की नाक को दबाया था। उसकी नज़रें अपने हाथों में छुपे इस लफ्ज़ को मतलाशी थी जो जल्द ही उसकी नज़रों के हिसार में आ गया था। उसके लब अपने आप ही मुस्काए थे। जहांगीर कभी भी इस लफ्ज़ को नहीं ढूंढ पाएंगे। वो हाले से बुड़बुड़ाई थी और फिर खुद ही शर्मा कर इसने अपने चेहरे को बाजुओं में छुपाया था। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बेहद खूबसूरत और हसीन। मैंने आपके जैसी दुल्हनें बहुत कम देखी हैं। पार्लर वाली ने इसके सर पे दुपट्टा सेट करते हुए कहा था। बिरका ने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन इस वक्त वो खुद को आईने में देखना चाहती थी। इसने अपने सर को उठाया और दाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने सरापे को देखने लगी थी। आईना बतला रहा था कि दुल्हन बनकर इस पर बहुत रूप आया था। वो हसीन नहीं बल्कि बेहद हसीन लग रही थी। इससे पहले कि मज़ीद कुछ सोचती, कमरे का दरवाज़ा खुला और जहांगीर कमरे में दाखिल हुआ। बिरका ने फ़ौरन अपनी नज़रों को आईने से हटाया और सर को झुका लिया। जहांगीर छोटे छोटे कदम उठाता बेड के पास आकर रुका। इसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, फिर जाने क्या सोचकर पलटा और चेंज करने के बाद वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होने के बाद एक बार फिर बेड के पास आकर रुका। क्या तुम सारी रात ऐसी बैठी रहोगी? इसका सवाल अजीब था और लहजा अजीब तर। बिरका के मुस्कुराते लब सिमटे थे। मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। जहांगीर पलटकर बेड की दूसरी तरफ आ बैठा। इस बार दिल बुरी तरह सुकड़ा था। बेवकूफ़ी, कम मायगी का एहसास अजियत बनकर रगों में उतरा था। वो जिसके लिए तैयार हुई थी इतना, इसने तो एक नज़र भी इसकी तरफ नहीं देखा। ये तुम्हारी मुँह दिखाई। जहांगीर ने सुर्ख मखमली डिबिया को बिरका की तरफ सरकाते हुए कहा। तो इसने नज़रें उठाकर जहांगीर की तरफ देखा। ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन दिल के मामलों में ज़बरदस्ती नहीं चलती, और मेरा दिल नूर का है, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं। जहांगीर आहिस्ता से कहता अपनी टांगों को फैला चुका था। तुम्हें सब पता ही है, इसलिए नूर के बारे में बात करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत नूर के साथ कर चुका हूँ, और मेरे हिस्से में क्या आएगा? बिरका ने आहिस्ता से कहते हुए इसकी बात को काटा था।
जहांगीर खामोश था, उसकी आंखें नमकीन पानी से भरने लगी थीं। मैं जानता हूँ इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और यकीन करो इस सब में मेरा भी कोई कसूर नहीं। मैं अपने घर वालों के साथ सब बात कर चुका हूँ, मैं इन्हें बता चुका हूँ, हत्ता कि सबीन भाभी को भी, कि मैं सच में नूर से मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो सबीन भाभी से कहा भी था, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं बिरका को तलाक दे देता हूँ। लेकिन जहांगीर ने अपने सर को झटका था और उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा इस वक्त धुआं धुआं हो रहा था। जहांगीर ने मज़ीद कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा और इसी लम्हे वो करवट बदल चुका था। आंसू आंखों से मोतियों की सूरत गिरने लगे तो वहीं माजी की खिड़की से एक याद इसके जहन में कुलबुलाई थी। बिरका ने अपने क्लच को खोला और इसमें मौजूद अपने फ़ोन को निकाल कर क्लच वापस साइड टेबल पर रखा था। बॉक्स में मौजूद इस छुपे मैसेज को इसने एक बार फिर बेताबी से पढ़ा था, जो इसे हर्फ बहर्फ ज़ुबानी याद था, जिसे वो पिछले 2 माह में जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। और इस वक्त वो एक बार फिर इस मैसेज को पढ़ रही थी। इतनी भी क्या जल्दी थी चाचू को? हमसे एक बार तो बात करनी चाहिए थी। मोहब्बतों को भूलना आसान तो नहीं होता, वो भी तब जब मोहब्बत बचपन की हो, तब जब हर ख्वाब में इस शख्स का हाथ थामा हो, जिसका हाथ थाम कर यूँ लगता था जैसे कायनात मेरी दस्तरस में आ गई हो, और वो कायनात तुमने एक लम्हे में किसी और के नाम कर दी। नाम तो दिए जा सकते हैं बिरका, लेकिन मोहब्बत को कौन और कैसे किसी और के नाम कर सकता है? इनकार का हक तुम्हारे पास था। एक बार तो बताती, मैं बाबा और अम्मी को फ़ौरन तुम्हारे घर भेज देता। तुमने इन दोनों से कुछ भी नहीं कहा। यानी मोहब्बत तो बस मुझे थी तुमसे, अभी भी है, हमेशा रहेगी। जाने क्यों हमेशा बिरका कोई मैसेज अधूरा लगता था। उसे लगता था इससे आगे लफ्ज़ों ने नहीं बल्कि आंसुओं ने बात की होगी। मोहब्बत इसके हिस्से में आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। इसके हिस्से में तो बस बटा हुआ शख्स आया था, जो इस वक्त भी इससे रुख मोड़े गहरी नींद सो रहा था। यानी आज से वो ज़िंदगी की इम्तहान गाह में इम्तहान देने के लिए उतार दी गई थी। जब फैसला हो ही चुका था तो फिर अमल भी स्टार्ट हो चुका था। बिरका ने अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रखा, फिर वो अटैच बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जिसके लिए तैयार हुई थी वो इसके मन को नहीं भाई थी, इसीलिए अगले दिन वलीमे पर वो बहुत कम तैयार हुई थी। हाल से वापस आने के बाद इसने सबसे पहले कपड़ों को चेंज किया। वो मुकलावे के लिए घर आई थी। जहांगीर उसके साथ नहीं आया था। वो दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए जहांगीर को वहाँ जाना पड़ा। सबा बेगम ने उसे अपने साथ लिपटाते हुए कहा तो वो मुस्कुराए बिना सोफे पर जा बैठी। कहने को था ही क्या, सब जानते थे कि वो जानबूझकर नहीं आया था। शादी के हंगामों के बाद दावतों का सिलसिला भी थम चुका था। रूटीन लाइफ शुरू हो गई, और इस रूटीन लाइफ में जहांगीर बस सोने के लिए कमरे में आता था। बिरका को ये सब बहुत अजीब सा लगता, लेकिन वो कहती भी तो क्या। इस दिन भी वो सीढ़ियों पर बैठी थी जब सबीन इसके पास आकर ठहरी। वो सबा बेगम के हमरा डॉक्टर के पास गई हुई थी। सबीन ने हाथ में मौजूद फ़ाइल को बिरका की तरफ बढ़ाया। उनके घर में नन्ना मेहमान आने वाला था। ये खबर सुनते ही वो अपनी सारी उदासी भूल गई और बहन के गले लग गई। घर में सभी अफराद बेहद खुश थे, यहाँ तक कि जहांगीर भी। क्या ये इंसान मुस्कुरा भी सकता है? बिरका ने मुस्कुराते हुए जहांगीर को हैरानी से देखा, तो इसी लम्हे उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। ना सिर्फ जहांगीर के लब अपने आप सिमट गए थे, बल्कि वो उठकर लाउंज से अपने कमरे में चला गया। बिरका के दिल में कुछ टूटा था। जाने क्यों सबीन, अम्मी और आंटी की बातें सुनकर उसे लगने लगा था कि वो जहांगीर को ठीक कर लेगी, लेकिन अब इसे ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा था। सबीन के यहाँ बेटा हुआ और इसके 2 साल सबीन की गोद में मिन्हा भी आ गई थी। बिरका की गोद अभी तक खाली थी। इसकी खाली गोद का एहसास अब मदीहा बेगम को शिद्दत से होने लगा था। उस दिन भी वो सबीन से मिलने के लिए घर आई थी। सबीन छिला करने के लिए मदीहा बेगम के पास आई हुई थी। जब मिन्हा को गोद में खिलाती बिरका को देखकर मदीहा बेगम के दिल को कुछ हुआ था। इसकी शादी को भी तो 3 साल होने वाले थे और वो अभी तक खाली गोद थी। सबीन, बिरका को भी डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मदीहा बेगम ने कहा। तो मिन्हा को खिलाती बिरका ने सर उठाकर माँ की तरफ देखा। ताकि अल्लाह तुम्हें भी औलाद दे, उसकी नज़रों के जवाब में मदीहा बेगम ने कहा। तो बिरका के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। कुछ भी कहे बिना वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हुई। मैंने नूर से निकाह करना है, रात ही तो जहांगीर ने इसे बताया था। जितने आराम से जहांगीर ने इसे बताया था, इतनी आराम से बिरका ने इसकी बात सुन ली थी। इसने तो कुछ कहने का मान भी बिरका को नहीं दिया था, तो कहती भी तो क्या। दफ़्फ़तन बिरका के फ़ोन की बेल हुई तो वो चौंक कर आईने के सामने से हटी और सोफे पर बैठकर हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लिया। आदिल की कॉल थी। इस सारे अरसे में आदिल ने पहली बार इसे कॉल की थी। बिरका ने अटेंड किया और फ़ोन कान से लगा लिया। कैसी हो, वो पूछ रहा था। ठीक हूँ, इसने जवाब दिया। शादी मुबारक हो, बिरका ने कहा। तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई।
عادل کی 15 دن پہلے اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ ہیلو، برقع سمجھی کال کٹ گئی۔ تھینک یو، عادل نے آہستہ سے کہا۔ تم خوش ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سن سی ہوئی تھی، اس نے تو کبھی عادل سے کوئی بات نہیں کی تھی، پھر وہ کیوں ایسے پوچھ رہا تھا؟ ہاں خوش ہوں، آہستہ سے بولی تھی کہ اتنے میں سبین کمرے میں آ گئی تھی۔ برقع نے آہستہ سے عادل کی کال کاٹ کر سبین کی طرف دیکھا۔ میں خوش رہ سکتی تھی سبین، اگر امی گھر کے اچھے رشتے کو چھوڑ کر جہانگیر کا انتخاب نہ کرتی۔ جب خاندان میں اچھا رشتہ تھا تو پھر کیوں؟ برقع سسکی تھی۔ امی نے صرف اپنی انا کو، اپنی میں کو قائم رکھنے، تائی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا۔ کس کا نقصان ہوا ہے سبین؟ امی کا یا تائی کا؟ کس کی اولاد خوش نہیں ہے، امی کی یا پھر تائی کی؟ آنکھوں میں آنسو بھرے برقع سبین سے سوال کر رہی تھی۔ وہیں دروازے میں کھڑی مدیحہ بیگم لڑکھڑائی تھیں۔ جہانگیر نے نور سے شادی کر لی ہے، برقع بتا رہی تھی، اور مدیحہ بیگم کے دل پہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گمان اچھا رکھنے سے حقیقت اچھی نہیں ہو جایا کرتی سبین، تم سب نے مل کر میرے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ برقع رو رہی تھی، اس کے پاس بیٹھی سبین بھی رو رہی تھی، اور کمرے کے باہر کھڑی مدیحہ بیگم بھی رو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ برا کیا، بس اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، بدلہ لینے کے لیے۔ حالانکہ میرے سسرال والوں نے تو کبھی میرے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، وہ تو میں ہی تھی جو میں نے سب خراب کر دیا، سب برا کر دیا، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنی ہی بچی کے ساتھ۔ مدیحہ بیگم اپنے کمرے میں آ کر شدت سے رو پڑی تھی۔ کبھی کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں ہم خسارہ اپنے دامن میں جمع کرتے ہیں، اور ایسے ہی خسارہ مدیحہ بیگم نے اپنی جھولی میں بھر لیا تھا، جس کا تاوان ان کی اپنی اولاد برقع کو بھرنا پڑ رہا تھا، اور جانے کب تک اسے یہ تاوان ادا کرنا تھا، اس کی خبر تو مدیحہ بیگم کو تھی اور نہ ہی برقع کو۔ یہ فیصلہ تو اب گزرتے وقت نے کرنا تھا، یا پھر کاتب تقدیر نے، وہ صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔